नमस्कार। आज है भारत का इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वाधीनता दिवस। कल था पाकिस्तान का। दोनों आगे पीछे एक दिन आगे पीछे ही होते हैं, लेकिन दोनों को 75 साल हो चुके, आजाद हुए। दोनों की ये जर्नी कैसी रही और क्या हम दोनों साथ होते तो बेहतर होता? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है महलीज सरकारी जी, फॉर्मर मिस पाकिस्तान, और साथ में ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इस समय कनाडा में रहती हैं। महलीज जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। महलीज जी, पहली चीज पहली चीज तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के इंडिपेंडेंस डे पे शुभकामनाएं। हालांकि आप कैनेडियन सिटीजन हैं। ये चीज कि क्या आप कैसे देखती हैं ये दोनों कंट्रीज की जर्नी को? 75 इयर्स की जर्नी में क्या खोया क्या पाया? पहले तो मैं कहूँगी कि आई डोंट नो कि मुझे ये कहना चाहिए पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तो पार्टीशन हुआ, उसके बाद एग्जिस्ट हुआ। एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं थी उस वक्त, वो आजाद कैसे हो सकती है? पाकिस्तान एक्चुअली वाज क्रिएटेड, तो उनको अपना यानी जब कोई चीज बनती है तो बर्थडे, जैसे हम लोग यही बातें कर रहे थे स्पेस पे कि उनको अपना बर्थडे मनाना चाहिए कि हमारा बर्थ हुआ था इस दिन और हम 75 इयर्स के हो गए हैं अब। हाँ, इंडिया एज अ होल सब कॉन्टिनेंट वो इंडिपेंडेंस डे मनाता है, क्योंकि वो उनको वाकई में आजादी मिली थी। अब जो मुल्क था ही नहीं, वो आजाद कैसे हो सकता है? तो मगर जर्नी अगर आप देखा जाए तो विद पाकिस्तान अगर मैं कहूंगी तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे चला गया इन सर्टेन थिंग्स। मे बी कपल ऑफ थिंग्स दे हैव गॉन अहेड, मगर जिस तरह से ओवरऑल आप देखें उसको, तो जो कल्चर, जो वहाँ के लोग हुआ करते थे जो इंडिया से पहले आए थे, जैसे मैं अपने नाना नानी की बात करूं, वो जमाना तो खत्म ही हो गया। दैट जनरेशन इज गॉन नाउ। मगर वो डिफरेंट किस्म के लोग थे। वो ऐसे नहीं थे। पाकिस्तान पहले बड़ा सेक्युलर हमको दिखता था, वहां पे क्या क्या नहीं था 70s में अगर आप देख लें। आफ्टर ज़िया-उल-हक, आई गेस भुट्टो स्टार्टेड इट एंड देन ज़िया-उल-हक केम ओवर, और उसके बाद जो डाउनहिल किया है पाकिस्तान, उससे रिकवर नहीं कर सका है। ओके। जहां तक बात डेवलपमेंट की या इकोनॉमी की या विमेन्स राइट्स पे बात कर लें, तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों साथ होते तो बेहतर होता या अलग अलग में? कौन सा कंट्री आपको ऐसा लगता है जिसने लूज किया है? ऑब्वियसली पाकिस्तान ने लूज किया है, और उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि इट इज द रिलीजन ना जो उनको बहुत खींच के रखता है। एक सीलिंग है उनके पास, वो सीलिंग के ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी ये रिलीजन आ जाती है। वुमेन्स राइट्स आप ले लें या जो भी दीगर मसाइल जो होते हैं उनके। तो अगर आप देखें, इन अ वे आई सी कि प्रोग्रेस किया है, और इन अ वे हमने बहुत स्लोली प्रोग्रेस किया है। कि अगर आप पीटीवी का जमाना देखें तो औरतें सर पे दुपट्टा लेकर आती थी, एक ही चैनल होता था। अब हम अगर मीडिया में देखें तो औरतें जो हैं वो कपड़े भी पहनती हैं, लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं शहरों वगैरह में। इवन मुझे याद है जब मैं गांव में होती थी, आई वाज ऑलमोस्ट अ टीनेजर, तो मेरी कजन्स भी थी गांव में भी, हम लोग एक आध दो तीन लोग जो है जीन्स पहन लेते थे। मगर आई एम जस्ट सेइंग कि आई है डेवलप, यानी थोड़ा बहुत हुआ है चेंज, मगर नॉट एज ड्रास्टिकली जैसे कि इंडिया का चेंज हो। इफ इंडिया हैज डेवलप्ड लेट्स से 40%, वहीं पे पाकिस्तान ने डेवलप किया अपने आप को 10%। ठीक है ना, बेहतर किया पहले से। अगर वहां पे बिल्कुल ही औरतों के राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने उसमें 10% थोड़ी बेहतरी लाए हैं, वेयर इंडिया हैज डन 50% मोर, यू नो। तो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो रही है वहां पर। और दोनों कंट्रीज अलग अलग कैंप्स में थे। इंडिया सोवियत यूनियन के कैंप में रहा तो पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में रहा। ये जर्नी, और अब दोनों ने एक रिवर्सल मारा है। वो पाकिस्तान वहां से चाइना के कैंप में चला गया और इंडिया सोवियत यूनियन के कैंप से निकल के अमेरिका की साइड चला गया। इस पर आपको क्या लगता है, दोनों के डिसीजंस पहले सही थे या अब सही हैं, या अब दोनों के गलत है, पहले भी दोनों के गलत थे? आई थिंक कंट्रीज टाइम के हिसाब से अपना फायदा देखती हैं, और वो उसी के साथ देंगी जहां पर उनको ऐसा लगता है कि उस टाइम में उनको फायदा हो। तो शायद उस वक्त उन लोगों ने पहले ये देखा कि भाई हमारा इस चीज में फायदा है, तो देन वी विल स्टिक विद देम। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी अब अपने आप को चेंज कर रही है, कि उनको पता है कि भाई हमें चंद मुल्कों के साथ चलना है, इवन दो वी हैव इश्यूज एंड व्हाटएवर। चाइना और इंडिया को भी आप देख लें तो चाइना ने जाकर एक जगह पे कब्जा कर लिया, मगर इट्स दे डिडंट स्टॉप, अपनी इकोनॉमी और अपने ट्रेड वगैरह इन्होंने स्टॉप नहीं किया, वो वहां पे चल रहा है साथ साथ में।
तो आई थिंक ये कंट्रीज अपना डिसाइड करती हैं, अपना फायदा देखती हैं, अपनी आवाम का फायदा देखती हैं कि क्या हो रहा है, एंड दैट्स हाउ दे मेक देयर डिसीजंस। आपने भी एक बात की थी इससे पहले कि जो ये अलग हो गई कंट्रीज, तो उस दिन जब मैं एक स्पेस में थी तो बड़ा अच्छा ये एक पॉइंट उठाया था किसी ने कि अगर अगर अलग नहीं होती, लेट्स से कि अगर पाकिस्तान नहीं बना होता, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर कितनी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, वो सारी होती है इंडिया के अंदर। तो देन द मुस्लिम पॉपुलेशन वुड कम टू मे बी 40%, 45% आ जाती, और हिंदुओं की भी उतनी होती। एंड देन इफ दे फॉर्म अ पार्टी, तो फिर आप देख सकते थे कि शायद जो अभी तो माइनॉरिटी में होगी इतना वो है, तो आप इमेजिन करेंगे अगर ये सारे होते तो फिर क्या होता। तो इन अ वे आई सी दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई थिंक ये अच्छा ही हुआ था कि वो एक तरह से अलग कर दिया गया। और किसी ने ये पॉइंट उठाया था कि आई थिंक दैट वाज द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस। आई डोंट नो किसका वो नाम ले रहे थे, आई थिंक अंबेडकर, आई थिंक उन्होंने बोला था कि ही हैड मेंशन्ड दिस कि एक अच्छा ही हुआ कि उनको वहां पर अलग कर दिया गया। ओके, अगर बात करें पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान हैज बीन अ डिक्टेटरशिप फॉर ऑलमोस्ट हाफ, अब थोड़ा कम हुआ हाफ से। इंडिया हैज नेवर बीन अ डिक्टेटरशिप। ऑफ कोर्स 2 साल की आसपास 75 to 77 इमरजेंसी, 1.5 साल के आसपास इमरजेंसी आई थी इंडिया में भी। इंडिया की पॉलिटिकल फ्रीडम और पाकिस्तानी पॉलिटिकल फ्रीडम को अगर इफ यू कंपेयर, हाउ इट हैज बीन? Well, there is no freedom in Pakistan. आप अगर जर्नलिस्ट या किसी भी चीज को लिख लो जो अगर उनके नैरेटिव पे नहीं उतरती है, अभी आप देख लेना रिसेंटली आई थिंक एआरवाई को शट डाउन कर दिया गया था। व्हाटएवर द केस माइट बी, आई थिंक जब आप एक साइड की ओपिनियन को बंद करना शुरू कर देते हैं ना, दैट्स नॉट, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज डिक्टेटरशिप। कि बस आपका ही व्यू पॉइंट आएगा और अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता भी है तो फिर आप उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, आप उन पे जुल्म करेंगे, उनको उठवा लेंगे। तो इसी वजह से आपने देखा कि कितने जर्नलिस्ट हैं, कितने राइटर्स हैं, कितने लोग हैं जो फिर मुल्क छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। हाँ, अब इंडिया से हमको आती है न्यूज यू नो ऑफ पीपल दैट से दैट दे आर ट्राइंग टू साइलेंस अस, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर आई मीन मैंने तो नहीं देखा किसी को, अगर सॉरी मोदी जी को गाली देनी होती है तो मुझे तो नहीं दिखता कि वो उनको कोई रोक रहा होता है। यू नो, या आम लेवल पे आप बात कर लें तो इस तरह से पहले इवन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पहले आर्मी पे अगर आप बात करते थे तो देयर वर कॉन्सिक्वेंसेस, मगर लेटली अगर आप देखें तो आर्मी के बाजवा जी के अगेंस्ट तो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, राइट। सो दे आर ट्राइंग, मगर फिर वही बात आती है ना कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे बोल रहे हैं। पॉलिटिकली आप अगर अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत फिर भी आपको लीव दे देते हैं, मगर ज्यादा नहीं होगा। आर्मी के बारे में पहले होता तो नहीं होता। रिलीजन पे आप बोलेंगे अगर कुछ है तो उस पर कोई गुंजाइश ही नहीं। ओके, और दोनों कंट्रीज को ऐसा बोला जाता है कि दोनों कंट्रीज फंडामेंटलिज्म या हार्डलाइनिज्म की ओर गए हैं, रिलीजियस। तो हाउ डू यू रेट बोथ द कंट्रीज, बी इट हिंदुइज्म इन इंडिया या इस्लाम पाकिस्तान में, कितना हार्डलाइनिज्म के दोनों गए हैं? क्या आपको लगता है पाकिस्तान बेटर है या इंडिया बेटर है? वो ऑब्वियसली मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है, मगर फिर मुझे कनाडा इंडिया से बेहतर लगता है, जस्ट बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई स्टिल थिंक इंडिया को अपने को बेहतर करने में काम करना चाहिए। बेहतर करा है उन्होंने बहुत। फंडामेंटलिज्म की तरफ अगर आप देखें तो मैंने आपसे ये कहा ना कि जब मेरी नानी या मेरे नाना यहाँ पर आते थे, हमारे घर में जो काम करने वाली भी औरतें आती थी ना, तो साड़ियां पहनती थी, उनके पेट दिख रहे होते थे, कभी वो इतने दुपट्टे उपट्टे लाद के नहीं जाती थी। उस जमाने में आप देखें तो वहां पर क्लब्स भी होते, तो वो जो जनरेशन आई थी दे वर कमिंग फ्रॉम इंडिया, तो उनकी मेंटेलिटी भी वैसी ही थी जो माहौल यहाँ पे पहले क्रिएट हुआ होता, दे ब्रॉट दैट विद देम। आहिस्ता आहिस्ता करके जो ये इस्लाम है जो आया है, इसने डिस्ट्रॉय कर दी है सारी की सारी सोसाइटी। जहां आपको पहले 2-3 औरतें दिखती थी बुरके में, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज देयर, तो इतनी बुरके में औरतें नहीं दिखती थी। अब मैं जब वापस गई हूँ बड़े होकर, तो हर तीसरी चौथी औरत ने बुरका पहना हुआ है। यू नो, मदरसे आपके डबल खुल गए हैं। जहां आपकी थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई है, मैं ये नहीं कह रही, और वो इस वजह से है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग एल्स, सो पीपल आर गेटिंग अ लिटिल बिट एजुकेटेड। मगर ये इसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू फंडामेंटलिज्म और ये एक्सट्रीमिज्म भी उतना ही ज्यादा फैल रहा है। तो आप एक साइड की आवाम को देख रहे हैं, चलो उन्होंने तरक्की कर ली थोड़ी सी, वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, लिबरल बन रहे हैं, और एक जो है वो और जो है वो कट्टर से कट्टर कट्टर बनते जा रहे हैं। मगर जब आप ऑल ओवर इनको उठा के रखेंगे ना, जब सब लोगों से अगर आप पूछते हैं, लेट्स से
80% उनमें से अगर रिलीजन पे आप कुछ पूछेंगे या खत्म नबूवत पे आप अगर बात करेंगे तो दे ऑल से द सेम थिंग, वहां पर उनका वो एक्सट्रीमिज्म शो करता है। आप पढ़े लिखे बंदे से बात कर लो, जाहिल से बात कर लो, किसी से, यू नो। सो इंडिया का ये है कि आई हैव सीन अ लिटिल ऑफ एक्सट्रीमिज्म, और वो हो भी सकता है इस तरीके से कि मैं इसको किस तरह पुट करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरे घर में एक दफा चोरी होगी, राइट, तो पहले मैं इतनी प्रिपेयर नहीं होंगी, सेकंड दूसरी दफा चोरी होगी, तीसरी दफा होगी तो मैंने गन खरीद लिया है, तो अब मैं चोर को मार दूंगी। सो द थिंग इज कि जब अगर इंडिया में चीजें ऐसी होती रहेंगी, जब पुश ओवर किया जाएगा लोगों को, देन ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन, एंड आई नेवर सपोर्ट वायलेंस। आई थिंक स्टेट को हैंडल करना चाहिए वो चीज, और आई थिंक इंडिया इस चीज में फेल हो गई है कि वो अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं, मगर उनके ऊपर जो लॉज वगैरह बनाने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ की एग्जांपल देती हूँ, वी हैव वन लॉ फॉर एवरीवन। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई ट्रिपल तलाक का सिस्टम चल रहा है, या डिवोर्स चलती है, आपने डिवोर्स नहीं, आप डिवोर्स कोर्ट जाएं, डिवोर्स के लिए फाइल करें। आप शरिया के तौर पे यहाँ पे शादी नहीं कर रहे हैं, आपको यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू गेट दैट मैरिज सर्टिफिकेट। तो हर किसी की, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली इन दैट लॉ सिस्टम। वो अलग बात है कि आपको क्या प्रिविलेजेस होते हैं, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एंड बिकॉज दे हैव बीन गिवन मोर प्रिविलेजेस, वो और शेर बनते गए हैं, शेर बनते गए हैं। एंड दिस ऑब्वियसली दिस नैरेटिव डजंट हेल्प, क्योंकि ये नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। मुझे भी ये फीड किया गया था कि इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मगर जब मैंने ये नुपुर शर्मा का केस देखा है, और मैंने जब लोगों को बाहर निकल के सर तन से जुदा करने के नारे जो लगा रहे थे, आई मीन हाउ कैन अ माइनॉरिटी जिन पे जुल्म हो रहा है वो ये बात बोल रहे होंगे। इमेजिन करेंगे पाकिस्तान में हिंदू बाहर निकल के कहते हैं सर तन से जुदा, उनका क्या हाल होना है नेक्स्ट टाइम। सो दिस नैरेटिव इज बिल्ट, और ये लोगों को दिखाने के लिए, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। नाउ आई डोंट लिव, मुझे भी पहले ये बताया था, जब लोग आके फिर मुझे बताते हैं कि माली इसके पीछे ये चीज थी, इसके पीछे ये चीज थी, तो आई अंडरस्टैंड मोर। ऑब्वियसली देयर इज प्रोपेगेंडा फ्रॉम बोथ साइड्स, बट आई थिंक लोगों को अपनी खुद रिसर्च करनी चाहिए एंड देखना चाहिए। फिर उसमें ये भी फैक्टर है कि आप लोग जिनके साथ रह रहे हैं वो कितने कट्टर हैं। क्या आपको लगता है कि आप उनका इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऊपर नहीं आ रहा है? आप अगर देखो तो फ्रॉम जब घूंघट लेना पड़ा था औरतों को, और फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों की भी धर्म में चेंज हुई हैं, जैसे कि मुसलमान भी जाकर वहां पर लाल जोड़ा पहनते हैं, शादी में मेहंदियां गाने बजाने करते हैं, दिस इज नॉट देयर ट्रेडिशन। तो इसी तरह से वो कट्टरता जो है ना, वो आप लोगों के उसमें भी आ गई है। आप लोग पहले ज्यादा वो होंगे एक्सेप्टेड ऑफ गेटिंग योर रिलीजन क्रिटिसाइज, या पहले मुझे नहीं सुनाई देते थे कि भाई हिंदू जो है वो उनको इस पे गुस्सा आ गया, उस पे हो गया, मगर देखा देखी वो कि भाई इनको तो हर चीज से प्रॉब्लम हो जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब हमें भी प्रॉब्लम है। वो एक अड़ में भी वो आ जाती है ना कि नहीं मुझे भी प्रॉब्लम है, अब भाई मेरी तो कोई सुन नहीं रहा, हमें हमेशा टारगेट किया जा रहा है। सो नाउ वो कट्टरता उनकी भी हो गई है कि हमारे भी सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो रहे हैं। So they do also, and there is reaction. You cannot expect कि हम लोग हर वक्त खड़े रहेंगे और कहेंगे भाई हमारे गले काट दो। अब जो कल जो चीज हुई है उसका भी रिएक्शन आएगा ना, ये सलमान रुश्दी के साथ जो है उसका भी रिएक्शन आएगा। तो अब आपको रिएक्शन आएगा तो उसके बाद ये नहीं कहिएगा कि ओ देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। Well, what do you expect us to do? राइट। अच्छा, ये जो सलमान रश्दी के साथ कुछ जो हुआ है, इसके पीछे बेसिकली ईरान था, लेकिन इसको फ्यूल करना सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने किया। क्या आप ये जो सलमान रश्दी के साथ हुआ है सरतन से जुदा, हालांकि जब वो किताब लिखी गई थी उस समय जिस आदमी ने अटैक किया है वो पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद में जब फतवे आ गए उसके भी 5-6 साल बाद, 10 साल बाद ये आदमी पैदा हुआ है, और उसके बाद ये बड़ा हुआ है, एंड देन ही वाज गिवन दिस काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, दिस काइंड ऑफ अ ही वाज इनकलकेटेड विद दिस काइंड्स ऑफ थॉट्स। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें ट्रेंड कुछ एक्सट्रीम पे आ चुकी हैं, एंड पाकिस्तान, ईरान तो ऑफ कोर्स है ही, पाकिस्तान भी इसमें कहीं ना कहीं उतना ही बड़ा कल्प्रिट है जितना बड़ा ईरान है? जी, ईरान हो जाए या पाकिस्तान हो जाए या इवन अफगानिस्तान को आप उठा लें, तो द थिंग द प्रॉब्लम इज द आइडियोलॉजी। हम लोग एक वैसी जंग नहीं चल रही है, वैसे आप जंग कर लो ना, लोग आगे के सामने होते हैं, जंग कर लिया चलो सेटल कर लिया, नहीं, यहाँ आइडियाज की जंग चल रही है। आप एक आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं जो 1400 साल पुरानी है,
और वो आइडियोलॉजी कहती है कि हमें बदलना नहीं है, तुमको बदलना पड़ेगा, तुम आगे नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ पीछे आओगे। तो उन्होंने क्या करा, पहले तो ये आइडियोलॉजी एक जगह पे थी, मगर क्योंकि इस आइडियोलॉजी का ये मानना है कि हमने पूरी दुनिया पे राज करना है, हमने फिर से खिलाफत को जन्म देना है, फिर से खिलाफत आएगी, तो अब वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही पहुंच गए हैं टू अ पॉइंट कि मैं जिस चीज को छोड़कर भाग कर आई थी, अब मैंने जब कल ये चीज पढ़ी है, इससे पहले एक और ईरानियन जर्नलिस्ट है, शी इज आल्सो इन न्यूयॉर्क, उसके घर के बाहर एक ईरानी जिहादी जो था AK-47 लेके बैठा हुआ था बाहर। और आरजू काजमी का भी आपको पता होगा, उनके भी घर के बाहर बंदा पकड़ा गया था। नुपुर शर्मा का केस आप देख लें, इंडिया हो गया, आपने फ्रांस में देखा, फ्रांस में गला काट दिया गया, आप यूके में देखें, वहां जाके मूवी बंद करवा दी, कौन सा मुल्क छोड़ा है इन्होंने, राइट? तो मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो लिटरली आई हैव टू लुक अराउंड एंड बी केयरफुल कि भाई मेरे अब पता नहीं कौन नेक्स्ट हो, क्योंकि अब तो ये सारी जगह पहुंच गए हैं ना, ये कोई एक जगह थोड़ी है लिमिटेड। और ऑब्वियसली जो सपोर्ट आ रही है वो ईरान से भी आ रही है, ईरान के न्यूज़पेपर पे आया है कि इसको जख्मी किया, और वो जो बंदा जिसने मारा है उसको बड़ा प्रेज किया जा रहा है, पाकिस्तान को बहुत प्रेज किया जा रहा है। मेरे उस पे कमेंट देखने थे, आपने बहुत अच्छा हुआ, तुम तो बड़ी खराब हो, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, वो तेरा बाप था, ये वो, और बहुत अच्छा किया, प्रेज कर रहे हैं, वो हीरो है। सो दिस इज नॉट कि सिर्फ पाकिस्तान या ईरान, दिस इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। ये इस आइडिया को जो भी मानेगा, चाहे वो टिम्बकटू में क्यों नहीं रहता हो, उसके दिमाग में ये चीज फीड कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है उसको कि ये चीज है, अगर आप अगेंस्ट इस्लाम बोलो, खैर आज तो अगेंस्ट इस्लाम भी नहीं बोलना, आज तो आप इस्लाम की कुरान को कोट भी कर रहे हैं, तो वो भी ब्लास्फेमी की उसमें आ रही है। तो द थिंग इज कि जितना आप इनको लीवे देते जाएंगे कि उतना मांगेंगे। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एट वन स्पॉट एंड कहना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा। जैसे आज मैं शो कर रही थी, तो वो बंदा बार बार इस्लामोफोबिया बोल रहा था, लाइक दिस इज नॉट अ फोबिया। अब एज अ नॉन मुस्लिम, एज एन एक्स मुस्लिम, एज अ मुल्हिद, मुझे डर है इस्लाम से वेस्ट में रहते हुए कि भाई कब कौन आइडियोलॉजी वाला ऐसा जिहादी आके मेरा सर तन से जुदा ना कर दे। तो डर है ना, फोबिया तो इरेशनल फियर, मेरा तो रैशनल फियर है। मेरा डर है कि मेरे बच्चे घर पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बंदी यही कह रही थी कि उसके घर के बाहर वो AK-47 लेके खड़ा हुआ है, उसकी नीसेस नेफ्यूज घर पे हैं, मेरे घर पे हर वक्त बच्चे होते हैं। इमेजिन करें आप कि हम ये अपना मुल्क छोड़ छाड़ के, फैमिली छोड़ छाड़ के, मैं सारी अपनी सब चीजें छोड़ छाड़ के हम यहाँ पर आके हमने लाइफ स्टार्ट की है, तो अब यहाँ भी हमको उस डर में रहना पड़ेगा। सो सम आई थिंक समथिंग टू बी डन, रश्दी केस क्या इस्लामोफोबिया को कंट्रीब्यूट करेगा? आई डोंट थिंक, मैं तो देखिए इस्लामोफोबिया पे तो मैं मानती ही नहीं हूँ। हाँ, मुसलमानों के अगेंस्ट लोग वो करेंगे, हाँ वो तो करेंगे ऑब्वियसली, अब क्या करें, मगर इसमें मुसलमानों की खुद की गलती है ना। कहाँ है वो मुसलमान जो कहेंगे, जो मुसलमान कहेगा ना कि इस्लामोफोबिया राइज हो रहा है, उससे सबसे पहले आप ये पूछिएगा कि भाई सलमान रुश्दी को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप मुझको ये बताइए, एक मुल्हिद की सजा क्या है, एक गुस्ताख रसूल की सजा क्या है आपके आपके सामने, पहले उससे वो जवाब लीजिएगा, फिर उससे कहेगा कि ये इस्लामोफोबिया में कंट्रीब्यूट होगा। क्योंकि अगर आप वो कहते हैं कि मुल्हिद की जो है सजा सरसन से जुदा है या गुस्ताख रसूल की वही, तो फिर you're in the wrong place। फिर आपके ऊपर जो है लोग आपको जज करेंगे। अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई ऐसी ऐसी सजाएं, तो मैं तो उसको जज करूंगी कि भाई आपके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर आप किसी की बात नहीं सुन सकते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं सुन सकते हो, आप जाकर उन पे छुरी लेके चढ़ जाओगे, तो यू डोंट बिलोंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इनको फिर आप भेजें अफगानिस्तान, ईरान, वहीं भेज दें जहां पर शरिया लॉ है। जाहिर है। थैंक्स अ लॉट मेहदी जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है हम जल्दी एक और टॉपिक पे आपके साथ फिर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए थैंक्स, नमस्कार और धन्यवाद। बाय बाय।